अब आते हैं मेजरमेंट की तरफ। मेजरमेंट में बहुत सारी चीजें। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनिशियल मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट का क्या मतलब है कि जब मैं नॉन करंट एसेट को बाय करता हूं, उसको मैंने रिकग्नाइज करना है और रिकग्निशन क्राइटेरिया जो है वो मीट हो चुका है। अब मैंने उसको फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करना है बैलेंस शीट में। तो किस कॉस्ट पे या किस वैल्यू पे उसको रिकॉर्ड करूंगा? हमेशा नॉन करंट एसेट जब भी फॉर द फर्स्ट टाइम हम उसको रिकॉर्ड करते हैं या मेजर करते हैं, तो हमेशा हमने उसकी मेजरमेंट करनी होती है एट कॉस्ट। एट कॉस्ट का क्या मतलब है? परचेज प्राइस प्लस इंपोर्ट ड्यूटीज। रिमेंबर कि ये इंपोर्ट ड्यूटीज या टैक्सेस हमेशा वो होंगे जो नॉन रिकवरेबल होंगे गवर्नमेंट से, जो हम गवर्नमेंट से वापस नहीं ले सकते। सो कोई भी नॉन रिकवरेबल या नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हैं वो भी ऐड होंगे, माइनस एनी ट्रेड डिस्काउंट। ये भी याद रखते हैं कि कैश डिस्काउंट का कुछ भी लेना देना यहाँ पर नहीं है, वो कैश के साथ ताल्लुक रखता है। ट्रेड डिस्काउंट उसमें माइनस होगा, प्लस एस्टिमेट ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट। डिसमेंटलिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन अभी F3 के कोर्स में नहीं है, ये आपका F7 में जाके टेस्ट होगा। लेकिन होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लैंड ली है जहां पर मैं माइनिंग कर रहा हूं। आपको पता है कि जब भी लैंड में हम माइनिंग करते हैं तो वो लैंड जो है खराब होती है। तो मे भी मैंने वो लैंड जो है गवर्नमेंट से ली है और गवर्नमेंट ने मुझे कहा है कि ठीक है आप ये लैंड लें, इस पे माइनिंग करें, लेकिन आप 15 20 25 साल बाद जब ये आप माइनिंग अपनी फिनिश करेंगे तो उसके बाद आपने मुझे लैंड को रीस्टोर करके देना है जैसे कि आज ओरिजिनल हालत में है। इसको हम कहते हैं डिसमेंटलिंग कॉस्ट। कि कोई भी मैंने एसिड बाय किया और उसमें मुझे पता है कि आगे 15 20 साल बाद जब मैं उस एसिड को यूज करना बंद करूंगा तो कुछ ना कुछ कॉस्ट मुझे पे करनी पड़ेंगी उसको रिस्टोर करने के लिए। कोई भी रिस्टोरेशन कॉस्ट जो होती है उनको डिसमेंटलिंग कॉस्ट कहते हैं। तो आज जब मैंने नॉन करंट एसिड बाय किया और मुझे पता है कि 20 साल बाद मैंने डिसमेंटलिंग कॉस्ट कुछ ना कुछ पे करनी है, ये मेरी लाइबिलिटी है, तो उसको भी हम कॉस्ट में ऐड करते हैं। उसके अलावा ऑल दी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट जो डायरेक्टली इंक्रीमेंटल हो। डायरेक्टली इंक्रीमेंटल का मतलब ये कि आप नॉन करंट एसिड बाय कर रहे हो तो ही ये कॉस्ट आपको पे कर रही है, नॉन करंट एसिड बाय नहीं कर रहे तो ये कॉस्ट भी पे नहीं करनी। जैसे बेस्ट एग्जांपल है डिलीवरी कॉस्ट, ये आपको तभी पे करनी है जब आप एसिड बाय कर रहे हैं, या प्लस आपने कोई फर्दर कॉस्ट पे की है जैसे कि कोई कमीशन या फीस वगैरह पे की है, जो कि सिर्फ तब पे करना है अगर आपने एसिड बाय कर रहे हैं। अगर एसिड बाय नहीं कर रहे तो कमीशन भी पे नहीं करेंगे, या कोई और फीस आप लीगल फीस वगैरह पे कर रहे हैं। तो इस तरह, या इंस्टॉलेशन कॉस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इस तरह की जितनी भी कॉस्ट्स होती हैं वो सारी की सारी आपकी कॉस्ट का हिस्सा बनती है। सो जब भी नॉन करंट एसेट को फर्स्ट टाइम हम रिकॉर्ड करते हैं वो एट कॉस्ट हम रिकॉर्ड करते हैं। कॉस्ट में क्या होता है? परचेज प्राइस प्लस डिसमेंटलिंग कॉस्ट प्लस ऑल द डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। अच्छा, कुछ कॉस्ट जो है वो हमेशा हमने एक्सक्लूड करनी होती है, जैसे कि इन्वेंट्री में भी मैंने आपको बताया था। कैसी कॉस्ट इंक्लूड होती हैं? जैसे आपने नॉन करंट एसेट बाय किया और स्टाफ को ट्रेनिंग आपने प्रोवाइड की, तो स्टाफ को अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड की है तो वो कॉस्ट जो है वो आपकी कभी भी कंसिडर नहीं होगी, उसको कभी भी ऐड नहीं करना, बल्कि उसको डायरेक्टली आपने प्रॉफिट एंड लॉस में एज एक्सपेंस चार्ज कर देना है। दैट विल बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो स्टाफ ट्रेनिंग हो गई फॉर एग्जाम्पल। इसके बाद जब नॉन करंट एसेट को हम फर्स्ट टाइम जब इंस्टॉल करते हैं तो उसको हम कुछ अरसा ना फ्री टेस्ट करते हैं। उस फॉर एग्जांपल कोई मशीनरी हमने इंस्टॉल की है तो एक्चुअल प्रोडक्शन करने से पहले हम उसको 1 2 दिन 4 दिन चला के देखते हैं कि ये ठीक चल रही है कि नहीं। तो टेस्ट रन उसका बेसिकली होता है। तो उस टेस्ट रन की जो कॉस्ट होती है, टेस्ट रन से बेहतर है इसको कहना कि इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस जो होते हैं, कि मशीन को फर्स्ट टाइम यूज करने से जो आपके लॉसेस हो रहे हैं, कोई वेस्टेज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ये सारी कॉस्ट भी कभी भी कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेंगी, ये डायरेक्ट एक्सपेंस आउट होंगी। देन आपके जर्नल ओवरहेड्स जो हैं, अब ओवरहेड्स अगर स्पेसिफिक हैं मशीनरी या नॉन करंट एसेट से रिलेटेड वो तो कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे, लेकिन जो जर्नल ओवरहेड्स है वो कभी भी ऐड नहीं होंगे। इसके बाद कोई भी एडमिन एक्सपेंसेस अगर आपके आ रहे हैं तो ये सारी की सारी जो कॉस्ट है ये रिलेटेड टू स्पेसिफिक एसेट नहीं होती। तो इस तरह की जितनी भी कॉस्ट आपकी आती हैं ये एज अ एक्सपेंस
आप डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में एज अ रेवेन्यू एक्सपेंस चार्ज कर देते हैं। क्लियर विद इनिशियल मेजरमेंट? यस सर। ओके। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आता है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। जब एसिड को फॉर द फर्स्ट टाइम हमने रिकॉर्ड किया तो इनिशियल मेजरमेंट कर ली, और वो हमेशा एट कॉस्ट होगी। वो फेयर वैल्यू किसी और चीज पे कभी भी नहीं हो सकती, वो हमेशा एट कॉस्ट होगी। फिर जब पहला आपने इनिशियल रिकग्निशन कर ली और पूरे साल के लिए एसिड यूज कर लिया, तो उसके बाद सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैसे होगी बाकी के आने वाले सालों में? उस नॉन करंट एसिड को आप कैसे मेजरमेंट करोगे उसकी कॉस्ट को? उसके लिए दो मेथड होते हैं, एक होता है कॉस्ट मॉडल, दूसरा होता है रिवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल कैसे ऑपरेट करता है, थोड़ा मैं आपको आइडिया दे दूं कि जो आपने इनिशियल मेजरमेंट में कॉस्ट रिकॉर्ड की है, वो कॉस्ट आप लेते हो माइनस दी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस इंपेयरमेंट लॉस। इंपेयरमेंट लॉस आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आइंदा के लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो इस तरह आप अपनी नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। रिवैल्यूएशन मॉडल कैसे काम करता है इसमें हम और भी डिटेल पढ़ेंगे बाद में इसी चैप्टर में, लेकिन थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि यहां पर कॉस्ट की जगह आप एसिड की फेयर वैल्यू कंसीडर करते हैं। बाकी वही आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी होती है और इंपेयरमेंट लॉस भी आपका होता है। तो ये आप माइनस करते हैं एंड यू विल गेट दी नेट बुक वैल्यू। तो बेसिकली अंडर दी कॉस्ट मॉडल आप हमेशा कॉस्ट पे एसिड को कैरी फॉरवर्ड करते हैं या उसकी कैरिंग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये जो कॉस्ट होती है ये हमेशा आपकी हिस्टोरिक कॉस्ट होती है, जो आपने इनिशियली मेजरमेंट करते हुए पे की होती है या इनिशियली एसिड को बाय करते हुए पे की होती है। और फेयर वैल्यू जो है हमेशा याद रखना है कि ये कभी स्टैटिक नहीं होती, ये फिक्स नहीं होती, बल्कि ये हर ईयर चेंज हो सकती है। सो ईयर टू ईयर ये जो है फेयर वैल्यू चेंज होती रहती है। फिर जब भी फेयर वैल्यू चेंज होगी, कभी अपवर्ड होगी कभी डाउनवर्ड होगी, तो उसकी फिर हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी होती है। क्लियर विद सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, दोनों मॉडल्स, कॉस्ट मॉडल एंड फेयर वैल्यू मॉडल इवैल्यूएशन? यस सर। ओके। इसके बाद आता है सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है कि मैंने एक नॉन करंट एसेट बाय किया, उसको 5 साल यूज किया, और 5 साल यूज करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे इसमें कुछ चेंजेस लेके आने हैं, इसमें कुछ इंप्रूवमेंट या इनहेंसमेंट लेके आनी है, या कोई फर्दर कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है ताकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। इसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट ये आने वाले सालों में हो रहा है तो इसलिए हम कहते हैं सब्सिक्वेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे फर्स्ट करो मैंने गाड़ी बाय की आज, इनिशियल मेजरमेंट मैंने उसकी कर ली कॉस्ट पे, और उसकी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मैं कर रहा हूं अगले 5 सालों के लिए कॉस्ट मॉडल पे। और उसके बाद मैंने 5 सालों बाद डिसाइड किया कि इसका मैं कलर जो है वो चेंज कर लेता हूँ, या उसकी जो सीटिंग है वो नॉर्मल है लेकिन उसकी मैं सीट्स को लेदर सीट्स कर लेता हूँ जो कि इंप्रूवमेंट ले आएगी उस गाड़ी में, या उसका इंजन जो है वो 1600 सीसी है, मैं उसको 2000 सीसी करना चाह रहा हूँ, पावरफुल करना चाह रहा हूँ उसको। तो इस तरह का कोई भी एक्सपेंडिचर होगा तो वो मेंटेनेंस नहीं होगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होगा, बल्कि उसको हम कहेंगे सब्सिक्वेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो सब्सिक्वेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर जब भी आप करते हैं वो इनकम स्टेटमेंट में एज अ प्रॉफिट एंड लॉस चार्ज नहीं होता, बल्कि कॉस्ट में, एसेट की कॉस्ट में ही ऐड हो जाता है, और फिर बाकी के आने वाले सालों में उसको हम डेप्रिसिएट कर देते हैं। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर में क्या क्या हो सकता है? कोई भी मॉडिफिकेशन हो सकती है, कोई भी अपग्रेडेशन हो सकती है, कोई भी इंप्रूवमेंट हो सकती है जो कि उस एसेट की परफॉर्मेंस को एनहांस कर देगी, या एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी और प्रोसेस भी हो सकता है कि आपने कोई न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर दी जिससे, जैसे आपकी मशीनरी है, पहले आप 1 घंटे में 1000 यूनिट बना रहे थे, लेकिन जब आपने न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली तो आप 30 मिनट में वही 1000 यूनिट्स बनाना शुरू हो गए, टाइम कम कंज्यूम होना शुरू हो गया। तो इस तरह की जितने भी आप एक्सपेंसेस करते हैं जिससे आपकी वर्थ या वैल्यू एसेट की इंक्रीज हो जाती है, वो आपके सब्सिक्वेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। और क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर इंप्रूवमेंट लेके आते हैं तो इसलिए ये कॉस्ट का हिस्सा बनते हैं। इनको हम कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस में डायरेक्टली एक्सपेंस आउट नहीं करते, लाइक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उस तरह हम कभी भी ट्रीट नहीं करते। क्लियर विद दिस थिंग? यस सर। ओके।
फिर आती है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। डेप्रिसिएशन का पर्पस याद है आपको कि हम डेप्रिसिएट क्यों करते हैं? Yes, sir. एक दो तरीके हैं उसको कहने के। एक तो वेयर एंड टेयर अलाउंस होता है कि एसिड को आप यूज कर रहे हैं, वो पुराना हो रहा है, कितना एसिड यूज किया उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा रीजन है आपका एक्रूअल अकाउंटिंग, कि आपने 10 साल पहले एसिड बाय किया, सारा कैश तो आपने 10 साल पहले पे कर दिया, लेकिन वो सारा का सारा कैश जो है आपने उस साल में एक्सपेंस आउट नहीं किया, बल्कि आपको पता है कि 20 साल इसकी यूजफुल लाइफ है, तो 20 साल में उसको आप एलोकेट करेंगे। डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन क्या है? अ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। Oh, it's sir. हाँ जी, तो जो नॉन करंट एसिड की कॉस्ट होती है उसको सिस्टमैटिकली आप एलोकेट करते हैं ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। आई एम श्योर ये पॉइंट तो आपको क्लियर होगा कि एक्चुअल लाइफ एंड यूजफुल लाइफ डिफरेंट हो सकते हैं। यूजफुल लाइफ का मतलब ये है कि कितने साल हमारी एक्सपेक्टेशन है उसको यूज करने, एक्चुअल लाइफ उससे बहुत ज्यादा हो सकती है। ठीक है। डेप्रिसिएशन के Yes, बहुत सारे डिफरेंट मेथड होते हैं। दो मेथड आपके F3 में बार बार टेस्ट होंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसके अलावा भी अगर कोई मेथड को टेस्ट करें तो आपको आता ही होगा। सम ऑफ डिजिट मेथड है, नंबर ऑफ यूनिट्स मेथड है, वो सारे मेथड्स आप ऑलरेडी FA2 में पढ़ के आए हो। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन में कुछ टर्म्स होती हैं, उन टर्म्स को देख लेते हैं। पहली होती है रेजिडुअल वैल्यू या आरवी, जिसको स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं। रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू क्या होती है कि एसिड की यूजफुल लाइफ के एंड पे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितनी वैल्यू इसकी बच जाएगी। स्ट्रेट लाइन मेथड जब आप यूज करते हैं तो कॉस्ट माइनस आरवी होता है डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। अच्छा, इसके बाद है यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ एक्चुअल लाइफ से डिफरेंट हो सकती है। इसमें हम देखते हैं कि एक एसिड, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि हम उसको कितने साल यूज करना चाह रहे हैं। इसके बाद और भी कोई एस्टिमेट हो सकता है, एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट भी हो सकती है। कॉस्ट कहां से आपको पता चलेगी? जो आपने इनिशियल मेजरमेंट में कॉस्ट कैलकुलेट की होगी स्टेप नंबर 1 से, वही कॉस्ट यहां पे आएगी। अच्छा, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन मेथड्स दो मेथड होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब यहां पर ये पॉइंट्स आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो FA2 में। इसमें नया क्या है? इसमें नया ये है कि अगर हम एक एसेट बाय करते हैं, फर्ज करो 5 साल के लिए, इनिशियली हमने कहा कि इसकी यूजफुल लाइफ 5 इयर्स होगी, लेकिन जब हमने उसको 3 साल यूज कर लिया तो हमें एहसास हुआ कि ये 5 की बजाय 8 साल भी यूज हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि 3 साल बाद, एसिड को 3 साल यूज करने के बाद उसकी यूजफुल लाइफ हम चेंज करना चाहते हैं। इसको हम कहते हैं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स भी बड़ा कॉमन होता है कि एसिड आपने यूज करना शुरू कर दिया, उसके बाद आप रेजिडुअल वैल्यू चेंज करना चाह रहे हो, यूजफुल लाइफ चेंज करना चाह रहे हो, ये डेप्रिसिएशन मेथड चेंज करना चाह रहे हो। पहले 3 साल आपने स्ट्रेट लाइन यूज किया, बाकी के सालों में आप चाहते हो कि रिड्यूसिंग बैलेंस यूज करो। तो इस तरह के जितने भी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होते हैं ये पॉसिबल होते हैं। इसको हम हर साल ऑब्वियसली चेंज नहीं कर सकते अकाउंटिंग पॉलिसी को, लेकिन जहां हमें लगता है कि इस चेंज को करने से ये ज्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन हम शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट कर सकते हैं, तो वहां पर हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं उस चेंज को। ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट कैसे वर्कआउट करेंगे डेप्रिसिएशन में, इसके भी फिर मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। क्लियर विद मेजरमेंट? Yes,